Hello guys, welcome to Trishul Defense Academy YouTube channel. Guys, my name is Shivam Pandey and today we are going to talk about the previous year question of CTS. Guys, जैसा कि आप सब ने थंबनेल वगैरह देखा होगा, थंबनेल में आप देख सकते हो कि हम लोग ये जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर की हम लोग सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गाइज आइए आज के इस क्वेश्चन को अब हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहला क्वेश्चन, और रिमेंबर गाइज ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक जो भी हमारी सीरीज़ आई है, ये पूरी की पूरी सीरीज़ हमारी PYQ की है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किए हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन भी जो कि आपसे पूछा गया था कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोपियन ट्रैवलर्स। यूरोपियन ट्रैवलर्स के रिगार्डिंग आपको इन स्टेटमेंट्स को देखना है। पहला स्टेटमेंट ये है, थॉमस रो, ठीक है, थॉमस रो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल सही सर, ठीक है, थॉमस रो वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है सर, ओके। was granted the permission by जहांगीर to open a factory at सूरत। ठीक है सर, पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। थॉमस रोज जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, एक नुमाइंदा बन के आया था जहांगीर के दरबार में, और इसको सूरत पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल गई थी। ये चीज़ सही स्टेटमेंट है। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस was driven out from Agra by Mughal at the instigation of the Portuguese। मतलब पोर्चुगीज के कहने पे मुगल्स ने कैप्टन हॉकिंस को आगरा से खदेड़ दिया था। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो स्टेटमेंट 2 हमारी गलत है। ड्रिवन आउट फ्रॉम आगरा बाय द मुगल्स, पोर्चुगीज के कहना, हाँ पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसको खदेड़ दिया गया था आगरा से। नहीं सर, खदेड़ा वदेड़ा नहीं गया था, इसको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी, ठीक है सर। ड्रिवन आउट, खदेड़ा नहीं गया था। फादर मॉन्सेस्टर ट्रेवल्ड विद अकबर ऑन हिज जर्नी टू कश्मीर। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 है सिर्फ वो सही देखने के लिए मिले और स्टेटमेंट 2 गलत है। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट, यानी कि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन सी है, स्टेटमेंट 1 इज द राइट। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओनली 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहा है, Which of the following did not constitute part of army from शेर शाह? जो शेर शाह था उसकी आर्मी रिफॉर्म्स में से which of the following did not constitute part of the army reform? आर्मी रिफॉर्म जो शेर शाह ने किया था, निम्न में से कौन सा हिस्सा नहीं है इसका? Is not the part of the army reform of the शेर शाह, ठीक है। पहला चीज क्या है, कीपिंग अ लार्ज आर्मी एट सेंटर। बिल्कुल सही बात सर, ये बात सही है। आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या हो गई, गलत हो गई। बिल्कुल सही, ये बात काम वो करता था, अपनी आर्मी को, आर्मी का एक बड़ा हिस्सा वो सेंटर मध्य में रखता था, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद ऑप्शन बी क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्विफ्ट मूविंग आर्टिलरीज। ठीक है सर, इसको हम लोग अभी कंसिडर करते हैं। तेज चलने वाली तोपों को रखता था, ऐसा कुछ था। कैश पेमेंट टू सोल्जर्स, बिल्कुल सही बात है सर, कैश पेमेंट करता था सोल्जर्स की, ये स्टेटमेंट भी सही है, इस वजह से ये गलत हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, सही बात है सर, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस भी
होती थी इसके समय भी। तो बच्चा कौन सा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट बी, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्विफ्ट मूविंग आर्टिलरीज। नहीं सर, ऐसा आर्टिलरीज का टाइम नहीं था, ये सारी चीज़ें, ये आर्टिलरीज वगैरह ये नहीं लेकर के आया था अपने दरबार में। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा सही आंसर बन जाता है? ऑप्शन बी। ठीक है, नॉट करेक्ट आपसे पूछ रहा है, याद रखना, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। बी गलत है। वैसे ये रिफॉर्म इसने नहीं किया था, बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपको कथनों पे विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन फेडरलिज्म इन द अर्ली मिडिवल पीरियड। फ्यूडलिज्म, अच्छा फ्यूडलिज्म है, सॉरी, फ्यूडलिज्म पे आपको डिस्कस करना है। ठीक है, कथनों पे विचार करिए। फ्यूडल लॉर्ड्स देखने के लिए मिलते थे। फ्यूडलिज्म क्या होता था? फ्यूडल सिस्टम चलता था, एक ऊपर राजा होता था फ्यूडल लॉर्ड, उसके अंदर कई सारे लोग रहते थे जो कि काम वाम किया करते थे। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है? द रेवेन्यू असेसमेंट्स वर कॉल्ड भोग। जो रेवेन्यू असेसमेंट रहता था उसको भोग कहा जाता था। ठीक है सर, बहुत सही बात है। भोग किसको कहा जाता था? जो भी रेवेन्यू असाइनमेंट्स किए जाते थे, जो भी रेवेन्यू के असाइनमेंट्स होते थे उसको भोग कहा जाता था। द हेरिडिटरी चीफ नीदर कलेक्ट रेवेन्यू नॉर एज्यूम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। सर तो ये बात ही गलत हो गई, ये पूरा का पूरा पॉइंट ही गलत हो गया। जो चीफ है, रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर उसके पास थी, और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो भी उसके पास देखने के लिए मिल रही थी। तो इस हिसाब से जो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा, दैट इज द ओनली वन स्टेटमेंट इज द राइट। और यहाँ पे कहाँ दे रहा है? ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है आपके पास। मैच द फॉलोइंग का यूपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है मैच द फॉलोइंग में। तो गाइस, तो लिस्ट 1 दी गई है, टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे आपको टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे टाउन। आपको बताना है कि कौन सा टेम्पल कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, कैलाशनाथ, ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? आप देखिए इसको और बताइए फिर मुझे। तो गाइस, इसका जो कैलाशनाथ टेम्पल है, इसका राइट आंसर यहाँ पे भुवनेश्वर, खजुराहो, माउंट आबू और कांचीपुरम। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 4। तो ए का क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक, उसके बाद गाइस हमारे पास बी है लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल हमें सबको पता है कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? भुवनेश्वर में देखने के लिए मिलता है। तो बी का 1 देखने के लिए मिल रहा है, ए का 4 और बी का 1। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं हम लोग। ए का 4 कहाँ है? ए का 4 इन 2 ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है, और बी का 1 हमें इसमें देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं सी, कंधरिया महादेव टेम्पल हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? कंधरिया महादेव टेम्पल हमें खजुराहो में देखने के लिए मिलता है। तो सी का क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में देखने के लिए मिलता है, डी का 3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 4, 1, 2, 3 इज द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है ना? तो बी इसका जो रहेगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपने बढ़ते हैं गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द मुगल रूल इन इंडिया इज फॉल्स? नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इज फॉल्स। कौन सा सही कथन नहीं है आपको ये बताना है।
पीजेंट्स कमिटीज वर यूनाइटेड एंड होमोजेनस ग्रुप। जो पीजेंट कमिटी थी वो यूनाइट थी और होमोजेनस ग्रुप देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है सर, इसको हम लोग अभी हॉल्ट पे रखते हैं, इसको अभी हम कंसिडर करेंगे बाद में। ठीक, इस स्टेटमेंट को अभी हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग बाकी के स्टेटमेंट भी पढ़ लें। दे वर एन अबंडेंस ऑफ फूड ग्रेन। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? स्टेटमेंट अबाउट द मुगल्स रूल इन इंडिया। ठीक, देयर वॉज एन अबंडेंस ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है सर, सही बात है, ये चीज सही थी। द स्टेट encouraged those crops that brought in more revenue। बिल्कुल सही बात है सर, उसी क्रॉप को स्टेट इनकरेज करता था जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू का जनरेट करते थे। मोस्ट रीजन्स प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स इन अ ईयर। बिल्कुल सही बात, आज भी आप लोग देखते होंगे राबी और खारिफ इंपॉर्टेंट 2 क्रॉप्स हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो गाइस, पीजेंट कम्युनिटीज वर यूनाइटेड एंड होमोजेनस ग्रुप। ठीक, होमोजेनस ग्रुप नहीं था, तो स्टेटमेंट ए इज नॉट करेक्ट, ए इज रॉन्ग। आगे गाइस 6th क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन में हमको देखने के लिए मिलता है द ruins ऑफ विजयनगर एट हम्पी वर ब्रॉट इनटू लाइट इन 1800 बाय। जो विजयनगर एम्पायर था, इसके जो अवशेष थे हम्पी में जो देखने के लिए मिलते थे, हम्पी कैपिटल थी आप लोग पता होगा, 1800 में। तो इसको लाइमलाइट में कौन लेकर के आया? ठीक, कॉलिन मैकेंजी थे, जॉन शोर थे, एड्रू फेजर थे या फिर जॉन मार्शल थे। इसमें से कौन थे आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो हम्पी को लाइमलाइट में लेकर के आए थे 1800 में, वो थे कर्नल कॉल मैकेंजी देखने के लिए मिल जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने बढ़ते हैं। 7th वन। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट पॉलिसी। जो अलाउद्दीन खिलजी की जो मार्केट पॉलिसी थी उस पे आपको निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ही प्लेस मार्केट अंडर द कंट्रोल ऑफ हायर ऑफिसर्स कॉल्ड शाहनाज फॉर स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग द शॉपकीपर्स एंड प्राइसेस। पहला स्टेटमेंट तो ये है। ठीक, उसके बाद गाइस दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये कहता है इन ऑर्डर टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप फूड ग्रेन्स ही ऑर्डर्ड द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द्वाब रीजन टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। द्वाब क्या होता है गाइस? द्वाब 2 नदियों के बीच का जो एरिया होता है। सपोज ये हमारी रिवर गंगा जा रही है और यहां से गंगा से आकर के मिल रही है हमारी रिवर यमुना। तो ये जो 2 नदियों के बीच वाला जो एरिया है, ये गंगा है और ये यमुना है। इस बीच वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्वाब के नाम से जानते हैं। तो इसने क्या कहा कि द्वाब रीजन से जो भी टैक्स जनरेट होगा वो डायरेक्ट कहाँ पे दिया जाएगा? रॉयल खजाना जो रहता है उसमें सबमिट किया जाएगा इस टैक्स को। ठीक है ना, तो ये बात करी गई। तो गाइज ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन क्या है? ओनली 1, ओनली 2, यहाँ पे लिखा है बोथ 1 and 2 और यहाँ पे लिखा है नीदर 1 और नीदर 2। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, सुरसागर के बारे में आ गया गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरसागर इज अ medieval treatise on music composed by तानसेन। Second, a poetic work of सूरदास। Third, memories of बहादुर शाह जफर या फिर none of the above। सुरसागर क्या है आपको इसके बारे में बताना है गाइस। ये एक पोएटिक वर्क है किसका? सूरदास का। सुरसागर इज द पोएटिक वर्क ऑफ सूरदास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 9th क्वेश्चन पे।
After the death of Shivaji, there was a fight for succession between शिवाजी की डेथ होने के बाद जो लड़ाई हुई, वॉर ऑफ सक्सेशन चला, वो किसके बीच में चला? शांभाजी एंड द विडो ऑफ शिवाजी। ये तो शांभाजी तो इनके मतलब फैमिली के ही मेंबर थे। शांभाजी वॉज द सन शिवाजी। उसके बाद शांभाजी एंड बाजीराव। नहीं सर, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। विडो ऑफ शिवाजी कहाँ से? नहीं सर, ये गलत। शांभाजी एंड बाजीराव, सर शांभाजी और बाजीराव ये भी गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट राजा राम एंड शांभाजी। गाइज यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइपिंग एरर हुई है, या यूपीएससी ने भी शायद यहाँ पे एरर कर दिया है। यहाँ पे होना चाहिए राजा राम्स विडो ताराबाई, यहाँ पे ये होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे होना चाहिए। राजा राम और शांभाजी के बीच में देखने के लिए मिला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वन। द रहला वॉज रिटन इन, जो रहला है वो किस में लिखा गया था? अरबिक इन 14th सेंचुरी बाय इब्न बतूता। पर्शियन भाषा में लिखा गया था 15वीं शताब्दी में अबुर रज़ाक के द्वारा, या फिर पर्शियन भाषा में 13वीं शताब्दी में लिखा गया इब्न बतूता द्वारा, या फिर इटालियन भाषा में लिखा गया 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है, सबसे पहली बात तो गाइस, रहला जो लिखा गया था उसको किसने लिखा था? इब्न बतूता ने लिखा था, और इब्न बतूता ने इसको अरबिक भाषा में लिखा था। ठीक, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। तो गाइज ये 10 क्वेश्चन थे हमारे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। इसी तरीके की और सीरीज हम लोग लेकर के आएंगे। आप अपनी प्रैक्टिस को चेक करते रहिएगा। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद। एंड गाइज इसकी जो पीडीएफ है ये आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, और लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद गाइज। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।